नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर BL कुमार, BL के एग्रीकल्चरल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट क्या है और इसका कृषि के क्षेत्र में क्या उपयोग है। ये एक BSc एग्रीकल्चर में कोर्स भी चलता है और ये एक एग्रोनॉमी वालों के लिए नया टॉपिक भी है। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं एग्जामिनेशंस में कि नैनो फर्टिलाइज़र क्या है, नैनो हर्बिसाइड्स क्या है और नैनो इंसेक्टिसाइड्स क्या है और इसको कैसे बनाए जाते हैं और ये किस तरह वर्क करते हैं। सबसे पहले अपन नैनो टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट कहाँ से आया और ये क्वेश्चंस अब भी इसमें SRF में पूछा गया था। आप इस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखें इसको। सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी का दो ही चीज़ से मतलब होता है, अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैटर एट डायमेंशंस। जो डायमेंशंस होता है किसी भी मैटर का, उस पर कंट्रोल होता है। ये ही नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट गुण है और ये 1 से 100 नैनोमीटर्स तक इसकी जो स्केल होती है और इसकी जो रिलेशनशिप होती है वो स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के बीच की जो रिलेशनशिप होती है, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। जो वर्ड नैनो है, ये नैनोज वर्ड है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है ड्वार्फ, छोटा, वेरी स्मॉल, माइन्यूट। और ए नैनोमीटर को आप ऐसे बोल सकते हैं 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर। 1 मीटर का 1 बिलियंथ भाग है। 1 बिलियंथ भाग मतलब 10 करोड़वा भाग, 10 की पावर -9 मीटर। अब यहाँ पे देखते हैं जैसे कि 0.1 नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर और मैक्रोमीटर, ठीक है। तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर -9 मीटर, मतलब 1 बिलियंथ पार्ट होता है वो आपका नैनोमीटर के नैनोटेक या नैनो वर्ड के अंदर काउंट किया जाता है। अब अपन सबसे पहले मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ कि अपने जो प्राकृतिक रूप से उदाहरण है कि अपने पास जो टेनिस की बॉल है, टेनिस की बॉल जिसे अपन क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, वो एक पृथ्वी के बराबर, ये पृथ्वी के लिए टेनिस की बॉल एक नैनो पार्टिकल्स हो गया, इतना छोटा कण होता है। मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ। जैसे लोटस है, कमल की पत्तियाँ होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। लोटस की हाइड्रोफोबिक नेचर की, अरवी की पत्तियाँ भी होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कैविटी स्पॉट्स होती है वो इस तरह की होती है कि इसमें पानी नहीं चिपकता है। ये एक नैनो पार्टिकल्स का एग्जाम्पल है। जैसे आप उसमें पानी छिड़कोगे उसके ऊपर ये पानी नहीं चिपकता है। ये एक अगला उदाहरण आपने देखा होगा कि जो शार्क प्रॉब्लम्स होती है वो क्या करती है कि सालों साल तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक विदाउट एल्गी और बैक्टीरिया नहीं आने से नहीं आती। अगला अपन देखते हैं कि जो सुपर एडेसिटिव पावर होती है वो गेइको में होती है, जो जिसको अपन गोहरा बोलते हैं या छिपकली बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो सेरेटेड टाइप इनके जो पाँव होते हैं, इन पाँव में क्या होता है, सेरेटेड फॉर्म में जो होता है बिल्कुल ऐसे महीन। अरे सतना ने क्या आवाज आ रही है यार? टॉयज होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये ग्लास दादा मुझे बता तो देता है और आप मेरे टाइम में होगा यार कि चोर जो होते हैं वो गेइको का यूज करके कितनी आप तो कुछ नहीं करेगा जाते हैं और वो वहीं का वहीं चिपक जाता है। अब फोन भी आ जाए तो बाहर, और ये उल्टा ग्लास पे चल जाता है क्योंकि इनके जो हेड्स ऑन टॉय जो होते हैं ये एक तरीके से नैनो बिल्कुल स्मॉल होता है और इसका कैचअप पावर बहुत। तो जो शार्क मछली है वो मैं अगला देना चाहूँगा अपने पास कि 4th सेंचुरी के अंदर लाइकरकस कप बने थे रोम में। ये डायक्रोनिक ग्लास थे और इनको अगर ये सोने और चांदी से बने थे और इनको अगर लुक ओपेक ग्रीन दिखता था व्हेन लिट फ्रॉम आउटसाइड बट ट्रांसलेट रेड व्हेन दे लाइट शाइन थ्रू द इनसाइड। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती थी तब अलग कलर से दिखता था और वैसे दिखने में ग्रीन कलर के थे।
तो ये सब कुछ नैनो का ही होता था। अगला जो डेमस्कस सावेयर ब्लेड्स थी, एक तलवार बनाई गई थी, ये नैनो ट्यूब का और सिमेंटिक नैनो वायर का इसमें यूज किया था। इस तलवार की मुख्य विशेषता ये थी कि लड़ाई वगैरह के दौरान इतनी मजबूत होती कि ये तलवार कभी टूटती नहीं थी। ठीक है, तो ये लड़ने की स्ट्रेंथ देती थी, इसके एज होते थे वो ब्रेक डाउन नहीं होते थे, तो लड़ाई में इन तलवारों से ज़्यादा फायदा मिलता था। मैं आपको बताता हूं कि सर्वप्रथम जो नैनो पार्टिकल्स है, ये क्वेश्चन अभी यूपीएससी में पूछा, एसएससी में पूछा, अपने एग्रीकल्चर में पूछता है। जो कंसेप्ट है नैनो टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट, वो कंसेप्ट है जो फिजिस्ट था रिचर्ड फायमैन ने दिया था, और उन्होंने इसी के बेसिस पे दिया था। देयर इज ए प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। कमरे के पेंदे पर बहुत सारे चीज़ें होती है, और ये फर्स्ट यूज किया था ये अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी मीटिंग एट कैलटेक ऑन दिसंबर 29, 1959। तो क्वेश्चन यहाँ दो तरीके से आता। 1959 में रिचर्ड फायमैन ने नैनोटेक वर्ड का यूज किया था, और उन्होंने इसका जो कंसेप्ट था उसके आधार पर किया था। देयर इज ए प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। अगला जो टर्म है, नैनो कंसेप्ट वहाँ से मिला, नैनो टर्म है वो नोरियो थेचुंगी ने दिया था 1974 में। नोरियो थेचुंगी ने दिया था 1974 में। नोरियो थेचुंगी थे यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान के एक रिसर्चर थे, और नैनो टेक्नोलॉजी में उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि प्रोसेसिंग ऑफ सेपरेशन, कंसोलिडेशन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल बाय वन एटॉम और बाय वन मॉलिक्यूल। मतलब आप कोई भी पार्टिकल्स है, वन एटॉम है, वन मॉलिक्यूल्स है, उसको आप सेपरेट कर सकते हो, कंसोलिडेट कर सकते हो, और उसकी आकृति को चेंज कर सकते हो। यही नैनो टेक्नोलॉजी का एक खेल है, या उसका क्रिश्मा है, या उसका जादू है, जो उसके आधार पर आप उस टेक्नोलॉजी में आप इधर से उधर मतलब पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। कोई भी केमिकल हुआ, किसी भी एनी मटेरियल। सर्वप्रथम एरिक ड्रैकलर एक इंस्टीट्यूट मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थे। उन्होंने फायमैन के आइडिया के आधार पर, और उनका जो एक कंसेप्ट था देयर इज ए प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम एंड थेचिंग टर्म नैनो टेक्नोलॉजी इन हिज 1986, उन्होंने बुक लिखी थी एक, एंजिन्स ऑफ क्रिएशन द कमिंग एरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। एंजिन्स ऑफ क्रिएशन द कमिंग एरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। और ड्रेक्सलर ने नैनो स्केल का आइडिया भी प्रपोज किया था। आप हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक जिसने नैनो स्केल का आइडिया दिया था, ड्रेक्सलर ने। कंसेप्ट किसने दिया था, रिचर्ड फायमैन ने 1959 में कैलटेक अमेरिका में। और सर्वप्रथम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किसने किया था, नोरियो थेचुंगी ने 1974 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो जापान में। तो ये चीज़ आपको साइंटिस्ट वाली क्लियर रखनी है, इससे 1 और 2 क्वेश्चन हमेशा आ सकते हैं कभी भी। अगला मैं बताता हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी के अप्रोचेज क्या है। देयर इज द 2 अप्रोचेस नैनो टेक्नोलॉजी की, एक टॉप डाउन अप्रोच, एक बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, क्रिएटिंग नैनो स्केल्स मटेरियल बाय फिजिकली और केमिकली ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मटेरियल। जैसा कि फोटो से विदित है कि आप बड़े पार्टिकल्स को तोड़ते जाओगे, तोड़ते जाओगे, तोड़ते जाओगे, तोड़ते जाओगे, तोड़ते जाओगे, तोड़ते जाओगे, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में नैनो 10⁻⁹ तक आ जाएंगे। दूसरी बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में क्या करते हैं, जो नैनो पार्टिकल्स बनते हैं उन पार्टिकल्स को ऐसे जोड़ जोड़ के वो जब, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव नेचर में होते हैं, तो असेंबल करते रहते हैं, तो वो एक अपना सा अलग से प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेता है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों कि नैनो पार्टिकल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सर्वप्रथम में इसकी साइज होती है वो छोटी होती है, 1 से 100 nm तक होती है। इसका लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशो होता है, क्योंकि छोटे छोटे होता है तो सरफेस को ज़्यादा कवर करता है। हाई एक्टिविटी होती है, हाई एक्टिविटीज होती है क्योंकि नेचर में स्टेबिलिटी के लिए हर कोई पार्टिकल्स करता है, जबकि 10⁻⁹ इतना महीन होने के बाद वो हाईली रिएक्टिव इन नेचर में होता है। फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी साइज और शेप के अनुसार बदल जाती है, वो मैं आगे कुछ एक एग्जाम्पल से बताऊंगा।
और हाई इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्टिविटी, ये ज़्यादा ऊष्मा का चालक हो जाता है और हीट कंडक्टिविटी उससे ज़्यादा होती है। इम्प्रूव सरफेस कैटालिटिक एक्टिविटी, सरफेस कैटालिटिक एक्टिविटी अच्छी हो जाती है। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज़ में बता दूँ, जैसे सिलिकॉन है वो बल्क स्केल में होती है तब इंसल्टर होती है, जबकि नैनो स्केल में कंडक्टर होती है। कॉपर होता है जो ओपेक होता है, मतलब बिल्कुल कुछ अपारदर्शी होता है, और जबकि नैनो आने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है। टाइटेनियम ऑक्साइड होता है वो वाइट कलर का होता है और नैनो स्केल में आने के बाद कलरलेस हो जाता है। अर्जेंटियम आपका केमिकल इनर्ट होता है और केमिकली एक्टिव होता है। पहले केमिकल कोई रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जबकि वो नैनो स्केल में आने के बाद केमिकल की रिएक्शन करता है। टॉपिक्स अपन देखते हैं कि ये सोने का कलर है, ठीक है। गोल्ड को आपने 2 नैनो उस पर किया है तो इस तरह का कलर शो कर रहा था, 5 पे किया इस तरह का कलर शो कर रहा था, 6 नैनोमीटर पे किया ऐसा कर रहा था, 12 पैसा, 15, 16 पैसा, 18 पैसा, 24 पैसा, 60 पैसा, 90 पैसा, 150 नैनोमीटर पर ऐसा। तो ये गोल्ड के कलर है वेरियस, बस इसकी प्रॉपर्टी चेंज की थी, उसके पार्टिकल्स था उसको डिफरेंट नैनो साइज में लेके गए थे, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है पूरी दिखने की ऐसी हो गई थी। तो मीन्स साइज और शेप के अनुसार ये अपनी प्रॉपर्टीज बदलता रहता है। अगला अपन ने देखते हैं कि वाई नैनो टेक्नोलॉजी इज इम्पोर्टेंट इन एग्रीकल्चर। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि फूड ग्रेन क्राइसिस की। सन 2030 में अपने को 345 मिलियन टन फूड ग्रेन चाहिए, जबकि अभी अपना भारत का फूड टन है 296.05 मिलियन टन 2021 में, और सन 2050 में अपने को 450 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोडक्शन चाहिए। अभी भारत की वर्तमान में पॉपुलेशन 2011 की जनगणना में 121 करोड़ थी, और आई थिंक 2021 की जनगणना में अपन 150 करोड़ के समथिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, अन्न की डिमांड बढ़ रही है। न्यूट्रेंट माइनिंग अपन एवरी ईयर 25 मेट्रिक टन ऐड करते हैं, जबकि रिमूव करते हैं अपन लगभग 35 से 37। तो हर साल पोषक तत्वों में मिट्टी हमारी डिफिसिट होती जा रही है। और श्रिंकिंग अरेबल लैंड्स, जब अपना देश आज़ाद हुआ था तब अपने पास 0.45 हेक्टेयर ज़मीन थी, अभी 0.33 हेक्टेयर ज़मीन है। आने वाले समय में ये ज़मीन डे बाय डे डिक्रीज होती जाएगी। लैंड कल्टीवेशन, लैंड साइज, क्यों? क्योंकि अपनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड डिमांड उतनी रहेगी, ज़मीन अपने पास लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो श्रिंकेज हो ही रहा। रेस्ट्रिक्टिंग वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी जब देश आज़ाद हुआ था तब 3000 मीटर क्यूब पर पर्सन वाटर था, अभी वर्तमान में 1700 है, और 2050 तक 1300 मीटर क्यूब पानी होने की संभावना है। डिक्लाइंग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, मेरे पूरे भारत में स्पेशली इंडो गंगेटिक प्लान में जो ऑर्गेनिक मैटर था उसका सबसे ज़्यादा ह्रास हुआ है। और ऑर्गेनिक मैटर आप जानते हो सारे पोषक तत्वों के लिए धनी होता है। क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज का एक बहुत सारा इश्यू है। 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड जब प्री इंडस्ट्रियल एरा से अब तक भारत देश का तापमान इंक्रीज हुआ है। और इसके अलावा अपन ये चीज़ भी अगर देखें तो क्लाइमेट चेंज की जगह वेदर चेंज की वजह से कई सारे क्रॉप में नुकसान हुआ है, और स्पेशली चने और दलहन फसल जो रबी है, चना है, उसकी तो सोइंग डेट ही शिफ्ट हो गई। पहले अक्टूबर लास्ट में उगाया जाता था, अब गेहूं के बराबर उगाओगे तो अच्छी ईल्ड बनी। कंसर्न इन जीएमओ क्रॉप्स को भारत में अभी तक मान्यता नहीं मिली है। जीएमओ क्रॉप केवल कॉटन के रूप में अप्रूव है, बाकी क्रॉप को नहीं मिली, क्योंकि भारत में जीईसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इसको फाइनल करती है, और ये अभी तक मान्यता ना मिलने के कारण या उगाने की परमिशन, कॉमर्शियली उगाने की परमिशन ना मिलने के कारण अपने पास एक जो और चांस है ईल्ड बढ़ाने का, उसको भी अपन खो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब कारण है, इस कारण से अपन ने एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी का एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। तो उसको अपन अब एग्रीकल्चर में क्या रोल है वो अपन देख। सबसे पहले अपन देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का कहाँ यूज होता है। सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी का टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ा उद्योग है, जैव प्रौद्योगिकी है, कॉस्मेटिक और पेंट्स है, सौंदर्य प्रसाधन में
कृषि और भोजन में, बायोमेडिकल है, ड्रग डिलीवरी है, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग में होता है, कम्युनिकेशन में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, मेटलर्जरी और मटेरियल में होता है, डिफेंस में होता है, सिक्योरिटी में होता है, एनर्जी स्टोरेज में होता है। तो ये था नैनो टेक्नोलॉजी का कॉमन उपयोग। आगे बात करता हूँ कृषि नैनो टेक्नोलॉजी का, कृषि में किस क्षेत्र में उपयोग होता है। सबसे बड़ी समस्या फूड पैकिंग, फूड अपना बहुत डिस्ट्रॉय होता है, तो फूड पैकिंग, प्रिसीशन फार्मिंग, रिमोट सेंसिंग, नैनो बेस्ड प्रोडक्ट, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अभी आपको पता है इफ्को ने नैनो यूरिया को भी रिलीज किया था। नैनो फर्टिलाइजर, नैनो फंजीसाइड, नैनो पेस्टिसाइड, जीन ट्रांसफार्मर में ईजी है प्लांट की जीनोम स्ट्रक्चर चेक करने के लिए, तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट अच्छा होगा। और नैनो फूड बनाए जाते हैं जो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्वेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कृषि के आई थिंक अगर नैनो टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज किया जाए तो हर क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है, चाहे वो फर्टिलाइज़र इनपुट से रिलेटेड हो, चाहे फूड पैकिंग हो, चाहे फूड हो, चाहे अभी जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है प्रिसीशन जीपीएस बेस्ड फार्मिंग, इन सब के लिए एलिजिबल्स है। स्पेशली हॉर्टिकल्चर की जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हाईली पेरिसेबल इन नेचर में होती है, उन क्रॉप को लंबे समय तक आप प्रिजर्वेट कर सकते हो। अगला अपन फ्रेंड्स कि नैनो फर्टिलाइज़र या नैनो एनकैप्सुलेटेड फर्टिलाइज़र क्या होता है। नैनो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। एनकैप्सुलेशंस या नैनो स्केल पॉलीमर चिलेट भी बोल सकते हैं। इनका एक ही टारगेट होता है, ये स्लो अवेलेबल होते हैं, पौधे को धीरे धीरे अवेलेबल होते हैं, टारगेटेड होते हैं, जब जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ तक जाते हैं, और एफिशिएंट रिलीज होते हैं। एज एंड व्हेन नीडेड, एज एंड व्हेन नीडेड, जब जैसी जैसी आवश्यकता वैसे वैसे पौधे को मिलती है। और नैनो पार्टिकल्स एक अपना आप में स्टिमुलेट का काम करता है। स्टिमुलेट मतलब अपना आप में ग्रोथ एनहेंसर या ग्रोथ को बढ़ा देता है। तो अब ये आगे जो प्रश्न आता है कि नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो फर्टिलाइजर क्यों यूज किया, क्योंकि एक तो 3 टाइम तक न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, दूसरा केमिकल फर्टिलाइजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और नैनो फर्टिलाइजर की बहुत कम मात्रा लगती है, और तीसरा 10 टाइम स्ट्रेस टॉलरेंस मोर होता है इस फर्टिलाइज़र से। बायो फ्रेंड होता है, इको फ्रेंड भी होता है फर्टिलाइज़र। 30% मोर न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन होता है। 17 to 15% इम्प्रूवमेंट इन ईल्ड होता है। 17 to 54% और ईल्ड इम्प्रूवमेंट भी अच्छा होता है। और इन सब चीज़ों के पीछे नैनो टेक्नोलॉजी का एक ही कारण है कि इसका हाई सरफेस एरिया होता है, हाई रिएक्टिविटी होती है, बेटर कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है, रैपिड डिस्पर्सेबल होता है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको पौधे सबसे ज़्यादा अपटेक करते हैं और ज़मीन में बेकार नहीं जाता है। तो नैनो फर्टिलाइज़र का मैं एक तरीके से बताऊँ कि स्मार्ट डिलीवरी क्या होता है कि मिट्टी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। जैसे आप नैनो पार्टिकल्स को आप स्प्रे करोगे, स्मार्ट डिलीवरी करोगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं कि नैनो खुद एक फ्री रहता है और स्टेबिलिटी लाने के लिए वो किसी न किसी से रिएक्ट करेगा। जब नैनो पार्टिकल्स उससे रिएक्ट करेगा तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव से टाइटली एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन जब इसके कांटेक्ट में जब जड़ आएगी प्लांट की, अगर जिसके कांटेक्ट में जैसे जड़ आएगी तो वो जड़ को धीरे धीरे मिलता रहेगा, बिल्कुल भी ज़मीन में वेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से स्मार्ट डिलीवरी ऑफ द नैनो फर्टिलाइजर हो गया। तो ज़मीन में जो लीचिंग, डिनाइट्रिफिकेशन लॉस, रन ऑफ लॉस, उनका लपड़ा ख़त्म, मतलब वो उतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र का लॉस नहीं है और उतनी मात्रा में भी फर्टिलाइज़र नहीं लगेगा। अगला अपन एक उदाहरण देखते हैं कि किसी रेलिया नाम के एक साइंटिस्ट ने इस पे एग्जाम्पल रिसर्च किया था, और ये पौधे का उदाहरण आप देख ही रहे हो, क्लस्टर बीन गुआरफली का, जो सूट लेंथ और ड्राई बायोमास रिकॉर्ड किया था। ऑर्डिनरी जिंक में अप्लाई किया था, एक कंट्रोल था, और ऑर्डिनरी जिंक का इतना इफेक्ट आया, लेकिन नैनो जिंक ऑक्साइड में 58.57, आप फोटो में भी देख रहे हो क्लस्टर बीन को, इतनी अच्छी ग्रोथ ली है, और ड्राई मास बायोमास इतना ज़्यादा मिला है। तो इवन दैट कि नैनो का वन ऑफ द सुटेबल या अच्छा है। दूसरा उदाहरण आपने नैनो सल्फर दिया हुआ है ग्राउंड नट में, ये
तिरुकस्वा क्रसो 2014 में एक रिसर्च है उसके बेसिस पे। तो जो ग्राउंड नट में जो नैनो दिया हुआ है उसका जो प्लांट देखिए और कॉमन कंट्रोल है उसका प्लांट देखिए आप, तो इतनी अच्छी ग्राथ, इतनी अच्छी ग्राउंड नट आपको मिली है और पॉड संख्या भी आप देखोगे तो हाईएस्ट मिली है इसमें। ठीक है, अगला अपन देखते हैं कि नैनो पेस्टिसाइड। नैनो पेस्टिसाइड में आपको पता है कि आज के ज़माने में अंधाधुंध पेस्टिसाइड यूज करने से जो अपने फ्रेंडली इंसेक्ट्स होते हैं वो भी मारे जाते हैं या फिर उसका रेजिड्यू डायरेक्ट क्रॉप में आता है। तो जो नैनो पेस्टिसाइड्स है उनका मैं पहले तो कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि इफेक्टिव होता है, ड्यूरेबल होता है, एक निश्चित समय तक टारगेट करता है और टारगेटेड डिलीवरी होता है, जहाँ जब भी डिलीवर करना रहता है वहीं पे होगा। रिडक्शन इन अमाउंट मतलब कम मात्रा की आवश्यकता होती है और सोल्यूबिलिटी घुलनशीलता को बढ़ा देता है। अगला एनवायरनमेंट में जो लोड होता है रिड्यूस करता है, मतलब एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कम करता है और इसकी लो डोज काफ़ी कम मात्रा भी इसकी इफेक्टिव होती है। अगला अपन देखते हैं तो मॉडरेट परसिस्टेंस होता है, फास्टर डिग्रेडेशन होता है या बायोडिग्रेडेबल बोल सकते हो आप। तो नैनो पेस्टिसाइड्स होते हैं, इनके इतना वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसके बेसिस पर अब आगे देखते हैं कि नैनो का एक रिसर्च किया गया रोहनी 2012 में। तो जो मोर्टेलिटी रेट रिकॉर्ड की गई थी वो जिंक नैनो पार्टिकल्स विथ इमेडाक्लोप्रिड के साथ किया था। तो सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट रिकॉर्ड की गई थी, नॉर्मल कंसंट्रेशन सेम था बट इसको नैनो पार्टिकल्स में किया गया था। ये ग्राउंडनट के इंसेक्ट को मारने के लिए किया गया था। ठीक है, जो सारे सकिंग पेस्ट को मारने के काम आता है। अगला उदाहरण मैं आपको देखता हूँ कि ड्यूरेबल ऑफ लार्वा, प्यूपल डेज, नंबर ऑफ लेड एग, हैचेबिलिटी और परसेंट प्यूपल और माल फॉर्मेशन स्पोडोप्टेरा ले रहा है। जो हेलेले नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको रिसर्च किया और नैनो सिलिका 500 ppm था, वो लार्वल ड्यूरेशन को भी बढ़ाता है, मतलब उसका लार्वा जल्दी से अपना एग फॉर्मेट नहीं करता है, लार्वल मॉल फॉर्मेशन और प्यूपल लॉन्गेविटी को घटा और फिर माल न्यूट्रिशन और हैचेबिलिटी सब में सबसे अच्छा और इफेक्टिव रहता है कि तो आप नैनो के साथ सिलिका के मटेरियल्स को ऐड करके आप इसमें सप्लाई करोगे तो इट्स आपके लिए बेस्ट एग्जांपल्स है ये लोग। अगला अपन देखते हैं नैनो हर्बिसाइड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हर्बिसाइड्स का जो होता है यूज, उसमें अधिकतर हर्बिसाइड ज़मीन में मिट्टी में मिल जाता है, कम ज़्यादा मात्रा दे दी तो फाइटोटॉक्सिसिटी हो जाता है। ठीक है, तो अधिकतर हर्बिसाइड तो बेकार जाता है, जैसे पत्तियों पे पड़ा वो तो यूज हो जाएगा पोस्ट इमरजेंसी में, जो ज़मीन पे गिर गया वो ज़मीन पे रहेगा, तो ज़मीन के अंदर वो अपना एनवायरमेंटल लोड को इंक्रीज करता है। आप नैनो एनकैप्सुलेटेड हर्बिसाइड से फाइटोटॉक्सिसिटी का कोई लफड़ा ही नहीं बचेगा, कारण भी नहीं बचेगा, अच्छा रहेगा। और नैनो कैप्सूल बेटर पेंट्रेशन थ्रू क्यूटिकल, जो क्यूटिकल लेयर्स होती है लीव्स की, उससे अच्छी तरह से अंदर एंटर करेगा और स्लो कंट्रोल रिलीज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑन रिएक्टिंग द टारगेट वीड। और टारगेट वीड जो अपने वीड को मारना है, जिसकी प्रॉपर्टीज को किल करना है, उसके लिए सबसे अच्छा और इफेक्टिव रहता है। नैनो कैप्सुलेटेड होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, कंसंट्रेट एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, सेफ एंड इजी टू हैंडल होता है, ग्रोवर्स के लिए ज़्यादा मात्रा में लगता है। और वाई नैनो हर्बिसाइड्स, इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं तो रिडक्शन ऑफ द अमाउंट केमिकल सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप मैनेजमेंट, अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ प्रीमेच्योर डिग्रेडेशन, एनहेंसमेंट ऑफ एब्जर्वेशन इन प्लांट रेशो, बायो अवेलेबिलिटी होती है, टाइम रिटेंशन ठीक रहता है, इंक्रीज्ड सेफ्टी फॉर अप्लाइंग पेस्टिसाइड, रिडक्शन ऑफ रेजिड्यू अमाउंट इन फूड स्टफ्स। तो आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं अगर आप नैनो हर्बिसाइड्स को यूज करोगे तो इजीली पेंट्रेशन हो रहा, एब्जॉर्प्शन अच्छा हो रहा, बायो अवेलेबिलिटी अच्छी है, लीफ रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी है और सेफ्टी भी अच्छी है और रेजिड्यू का बिल्कुल कोई खतरा नहीं है और प्री मैच्योर डिग्रेडेशन हो रहा है, कैरियर इसका वहाँ इसको एक दूसरे स्थान पर लाना ले जाना भी आसानी है। और दूसरी सबसे बात है कि इसकी सबसे कम मात्रा ज़रूरत पड़ती है, जैसे एलमिक्स 4 ml पर हेक्टेयर है, सोडियम बिस्पाइरिपेक 27 ग्राम पर हेक्टेयर है।
अगला अपन देखते हैं कि नैनो हर्बिसाइड्स के जो नैनो कैप्सुलेटेड से ऑक्सीडियाजोल को नैनो कैप्सुलेटेड में किया था, तो वीड डेंसिटी और ड्राई बायोमास वीड का सबसे ज़्यादा कम रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, और यही कारण है कि नैनो हर्बिसाइड ज़्यादा इफेक्टिव है और कम मात्रा में। अगला अपन देखते हैं तो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स और जो साइप्रस रोटेंडस है उसके अगेंस्ट की जो ट्यूबर्स होती है उसके लिए यूज किया गया था। ट्यूबर्स में जो स्टार्च कंसंट्रेशन, क्योंकि स्टार्च कंसंट्रेशन जो ट्यूबर्स का होता है वो ट्यूबर का लिविंगनेस ज़्यादा बढ़ाता है, उसको उम्र ज़्यादा बढ़ाता है या उसकी रीजनरेट होने की एबिलिटी इंक्रीज रखता है। तो ये नैनो पार्टिकल्स देने पर ये स्टार्च कंसंट्रेशन को घटाता है। इट मीन्स वो गठान की मौत होती है या वो गठान रीजनरेशन करने में सेफ नहीं रहती है। अपन देखते हैं दोस्तों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर काइटोसिन्स होता है, उसको कॉपर के साथ एनहेंस्ड किया है। और इसमें देखिए आप कि कॉपर सल्फेट और नैनो के पहला कंट्रोल का जर्मिनेशन इमरजेंस देखिए, जर्मिनेशन देखिए BCH से देखिए, कॉपर सल्फेट से देखिए। फिर ये वेरियंस कंसंट्रेशन है कॉपर के साथ नैनो पार्टिकल्स के, दूसरा 0.4 से 0.8 से 0.12 से और 0.16 पे। तो देखिए 0.12 और 0.16 में तो वो लीव्स भी निकल आई है। ठीक है, तो इवन दैट कितना फास्टर जर्मिनेशन लेता है ये, अगर आपने नैनो कैप्सुलेटेड से इसको मक्के के बीज को ट्रीट करके उगाया। तो फ्रेंड्स मैं इसी चीज़ के या इन्हीं रिसर्च तथ्यों के आधार पर बोल सकता हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में बहुत यूजफुल है। आगे अपन और देख कि हेल्थ इश्यूज, इसके लिए कुछ अपने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है हेल्थ की, वो ध्यान में रखना होता है क्योंकि नैनो पार्टिकल्स बहुत सूक्ष्म कण होते हैं। अगर अपने सांस के द्वारा अपने शरीर में जाएगा तो सीधा फेफड़े के चिपकेगा और उसको हटाना डिफिकल्ट है, ऑपरेशन से भी नहीं हटेगा वो। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इनहेल्ड स्वाल्ड एब्जॉर्ब थ्रू स्किन, अगर स्किन से भी एब्जॉर्ब हो गया अपनी बॉडी के, और इन्फ्लेशन एंड वीकन द इम्यूनिटी सिस्टम, अगर आपकी श्वास नलिका में चला गया तो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। और ये जो अपने रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन्स होते हैं उसके साथ इंटरफेयर करता है। तो ये कुछ नुकसान भी है नैनो पार्टिकल्स के, लेकिन इसको हैंडल करने के लिए सेफ्टी रिस्क मेजरमेंट तरीके सारे हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नैनो पार्टिकल्स अगर सॉइल में इकट्ठे हो गए, सॉइल वाटर और प्लांट में, तो उनको हटाना बड़ा मुश्किल होता था। ठीक है, अब जैसे क्या होता है नैनो पार्टिकल्स का कि ओवर यूज, नॉन टारगेट इफेक्ट और एनवायरमेंट लोड, ये तीनों चीज़ होती थी। तो अब क्या होता है कि नैनो पार्टिकल्स का अगर कुछ भी पार्टिकल्स गलती से चला गया तो अपने बेनिफिशियल इफेक्ट तो मरेंगे। दूसरी चीज़ नॉन टारगेट इफेक्ट, जैसे उसके पार्टिकल समुद्र वगैरह में चला गया तो जलीय जीवों की ज़िंदगी को खतरा है। और एनवायरनमेंट तो लोड है क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो इनको गलते नहीं या डिग्रेड नहीं हो पाते हैं। तो मैं नैनो पार्टिकल्स के लिए आगे ये चीज़ बता सकता हूँ कि ये हेप्टाटॉक्सिसिटी और इम्यूनोटॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर सकता है, आपके सेल के साथ इंटरेक्शन करेगा, डीएनए के साथ सेल साइकिल को एप्टोटाइज कर सकता है। ये जनरेशन फ्री रेडिकल जनरेट करेगा जो फेगोसाइटिक और सेल रेस्पॉन्स होता है जो फेगोसाइटिक होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड प्रोटीन डीएनए को डैमेज कर सकता है। इंड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, कार्डियक डिजीज़ को बढ़ावा दे सकता है। ब्लड के साथ करके हेमोलिसिस या थर्मोबायोसिस कर सकता है। और फिर सरफेस चार्ज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स इंट्रैक्शन कर सकता है। केमिकल कंपोजिशन इंक्रीज रिएक्टिविटी को कर सकता है। अगर बायो एक्यूमुलेशन गलती से हो गया तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशो होता है, तो इंट्रैक्शन विथ बायोमोलिकुल्स, जितने भी अर्थ सिस्टम पे बायोमोलिकुल्स है उनके साथ रिएक्शन कर सकता है। इन चीज़ों पे क्या अभी रिसर्च नहीं हुआ, एक प्रोबेबिलिटी वाला नुकसान से है। तो अगर इस तरह का नुकसान भी हो सकता है तो इस पे अपने को सेफ्टी स्टैंडर्ड मेजर करने की आवश्यकता है। और साइंस में हर चीज़ पॉसिबल है, इस चीज़ को आप लोग सब जानते हैं। अगला है कि एक लंग फाइब्रोसिस डिजीज होती है
वो उसमें क्या होता है कि जब नैनो के पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो आपके लंग्स को सीधा डैमेज करते हैं। पल्मोनरी फाइब्रोसिस स्टेज, इसमें क्या होता है कि जवान भी डेथ हो जाती है। इसका उदाहरण मैं बताता हूँ, जो सैंडस्टोन की पट्टियाँ या खाने हैं, पट्टियों के खाने हैं जहाँ पे पत्थर निकलते हैं, वहाँ पे जो होल करने के लिए उनको जो मशीन लगाई जाती है तो उससे वो बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं, वो श्वास नलिका द्वारा अपनी बॉडी में चले जाते हैं, तो वो डायरेक्ट लंग को अटैक करते हैं। ठीक है, तो लंग फाइब्रोसिस का उदाहरण है। फिर कुछ जैसे सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि एक फिश थी मछली के, उसमें चले गए तो 200 जो लार्वा है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले लार्वा थे, वो सारे एबनॉर्मल हो गए या माल फॉर्मड हो गए एनवायरमेंटल में। सबसे ज़्यादा जेब्रा फिश इफेक्टिव रही, उसमें जेब्रा फिश के अंडों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ लार्वा को। अगला फाइनली मैं कंक्लूजन ये देना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी एक क्रांतिक परिवर्तन है। जो सबसे पहले प्रिसीशन एग्रीकल्चर है अपनी, उसके लिए सबसे अच्छी है। प्लांट में एब्जॉर्ब ऑफ न्यूट्रेंट के लिए अच्छी है। एफिशिएंट टारगेट यूज ऑफ इनपुट के लिए अच्छी है। डिजीज डिटेक्शन और कंट्रोल के लिए अच्छी है। प्रोसेसिंग, स्टोरेज और पैकिंग के लिए अच्छी है। तो हाँ, हालांकि अपने कुछ नुकसानों पे भी बात की है, लेकिन एग्रीकल्चर में आने वाले समय में नैनो टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये स्टोरेज, पैकिंग, डिजीज डिटेक्शन, कंट्रोल, एफिशिएंट यूज ऑफ इनपुट्स, एबिलिटी टू प्लांट टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, प्रिसीशन फार्मिंग्स जैसी कृषि के लिए नैनो टेक्नोलॉजी बहुत यूजफुल है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। हर क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों के ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है, यूनिट है, इससे न्यू टाइप्स के क्वेश्चन से जितने भी कंपटीशन एग्जाम देते हो आप, AO, सुपरवाइजर, जेट, फेड, जेट, प्री PG, JRF, SRF, BHU, नेट वगैरह, इन सब एग्जामिनेशंस में कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन उठ के आने की संभावना रहती है। स्पेशली कंसेप्ट क्या है, उससे इनके साइंटिस्ट के नेम, नैनो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशंस, इसके यूज, हाउ टू वर्क, इनमें से कोई से भी चीज़ से क्वेश्चन आता है। और ये कोर्स भी चलता है BSc एग्रीकल्चर में, जितने भी डीम्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है उसमें, तो उसमें बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है। इसकी यूटिलिटी आ जाती है, इसका कंट्रोल मेजर आ जाता है, हाउ टू वर्क आ जाता है, अप्रोचेज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी आ जाता है। तो मेरे साथ से इस कोर्स के इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको कुछ इससे अच्छा फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, BL के एग्रीकल्चर परिवार में बने रहने के लिए, और सभी का एक बार फिर से स्वागत है कि हमारे YouTube चैनल पर आप बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।